Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 1 of class 12th Indian Economic Development, and the name of chapter is Indian Economy on the Eve of Independence. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जिस दिन ब्रिटिशर्स हमारे भारत को छोड़कर गए थे तो हमारे भारत के अंदर वो क्या डेवलपमेंट या क्या उन्होंने हमारे देश का एक्सप्लॉयटेशन किया, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. Origin of British rule. The British rule over India changed the course of history in India. भारत के इतिहास में अंग्रेज़ों के जो उन्होंने यहाँ पे कॉलोनियल पीरियड बिताया है 200 साल का, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर आप जानते हो 1757 बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल के नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच हुआ था. ठीक है, उसके बाद से ब्रिटिशर्स का यहाँ पे ओरिजिन इस देश में अस्तित्व स्थापित हो गया था. हालांकि ब्रिटिशर्स आ तो गए थे 1600 सन में ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, पर मेन जो उन्होंने सारी चीज़ें अपने हाथ में कंट्रोल कब ली, आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी. एडमिनिस्ट्रेटिव या सब कुछ उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया. ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी के बाद. बेसिक पर्पज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. अब वो भारत में आए क्यों थे, लेट अस सी. वाज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज फेडर इकोनॉमी. फेडर इकोनॉमी किसको बोलते हैं, जिस देश में मेहनत कोई करता है खाता कोई और है. जैसे इंडिया ब्रिटिशर्स के लिए क्या था, एक फेडर इकोनॉमी था. हम इंडियंस मेहनत करते थे और लगान या टैक्सेस कौन वसूल रहा था, ब्रिटिशर्स वसूल रहे थे. दे एक्सप्लॉयटेड इंडियाज नेचुरल. उन्होंने हमारी प्राकृतिक संसाधनों का तो एक्सप्लॉयटेशन किया ही किया, एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज, और हमारे जो इंडियंस थे उनका भी उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया. और किसके लिए, अपने देश की तरक्की के लिए. जैसे ज़मीन का कैसे एक्सप्लॉयटेशन किया, हमसे ज़बरदस्ती कैश क्रॉप्स उगवाते थे, जैसे कॉटन या और जो चीज़ें उनकी फैक्ट्रियों को रॉ मटेरियल मिलता रहे. और ह्यूमन का कैसे रिसोर्स किया, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, या फिर एक्सप्लॉयटेशन करते थे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती, लगान कलेक्शन या और जो उनके मतलब वो थे रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनकी वजह से. बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वाज. अब अंग्रेजों के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, लेट अस सी. प्रोस्पेरस इकोनॉमी. उनके आने से पहले हम संपन्न थे, मतलब हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत दूसरे देश पे डिपेंड हम नहीं थे. हमारे देश में इतनी संपदा थी, इतने नेचुरल रिसोर्सेज थे कि हम अपना भरण पोषण कर सकते थे. हम सेल्फ रिलायंट थे. इंडिया वाज एन इंडिपेंडेंट. हम आज़ाद थे, स्वतंत्र थे. सेल्फ रिलायंट, हम आत्मनिर्भर थे, किसी और पे निर्भर नहीं थे. पर उनके आने के बाद उन्होंने हमें उनके ऊपर निर्भर बनाया. और प्रोस्पेरस, संपन्न थे हम. एग्रेरियन इकोनॉमी. जब वो आए नहीं थे यहाँ पे, उससे पहले हमारे देश के अंदर 85 to 90% लोग किस में इन्वॉल्व थे, खेती के अंदर इन्वॉल्व थे. एग्रीकल्चर, कृषि प्रधान देश था हमारा. आज हालांकि है तो पॉपुलेशन देखो आज भी 41 पॉइंट समथिंग% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है. पर एग्रीकल्चर का आज के दौर में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा घट गया है, सबसे कम इसी सेक्टर का है. पर हम उस समय की बात करें उनसे आने से पहले की, तो हमारे जीडीपी का सबसे ज़्यादा पैसा जो था वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता था. एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल. खेती मेन जरिया था कमाई का बहुत सारे लोगों के लिए. एंड इट एंगेज्ड अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. हालांकि आप इसको यहाँ पे 85% लिख लेना, ठीक है. पॉपुलेशन 85% और वर्क फोर्स अगर कहेगा तो 72 से 75%. ठीक है, ये दोनों डाटा ध्यान रखना. तीसरा क्या था, दो तो हो गए, एक तो हम प्रोस्पेरस थे, दूसरा एग्रेरियन थे. तीसरा वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. हमारा यहाँ जो हाथ से बनाया हुआ सामान होता था, हैंडीक्राफ्ट होता था, वो पूरी दुनिया में फेमस था. इतना अच्छा कलाकारी होती थी. पर उन्होंने इसको भी बर्बाद किया. कैसे, जब हमारा माल बाहर जाता था उस पर टैरिफ लगाते थे. उनका माल आ रहा है यहाँ पे तो कोई टैक्स नहीं लगता था, जिसकी वजह से उनका माल बिकता था. और हमारा माल जब बाहर जाएगा और एक्सपोर्ट लगेगा, टैरिफ लगेगा, तो क्या होगा, फिर वो महंगा हो जाएगा, बिकेगा नहीं. तो इसलिए उनके आने से पहले हमारा हैंडीक्राफ्ट दुनिया भर में फेमस था. फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल, प्रीशियस स्टोन वर्क्स, ईटीसी, मतलब लकड़ी के ऊपर या कपड़ों के ऊपर बढ़िया तरह का, या मतलब आज से जो भी साग सजावट का सामान था वो, या जो साग सजावट की चीज़ें थी वो हमारे यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी में बनाई जाती थी.
हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट, और हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का दुनिया भर में मांग थी ड्यू टू इट्स रेपुटेशन ऑफ फाइन क्वालिटी। और क्यों मांग थी? क्योंकि सबसे बढ़िया क्वालिटी का हमारे यहाँ बनता था, मटेरियल यूज होता था और हाई स्टैंडर्ड, और जो कलाकारी थी मतलब जो लोग उस चीज़ को बनाते थे वो बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी का उसको बनाते थे। इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, अब अंग्रेजों के जो शासन था उसका हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ा, लेट अस सी। द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट, अब देखो कॉलोनियल समझ लो क्या होता है। एक होता है कॉलोनियल, एक होता है कॉलोनी। कॉलोनी उस देश को बोलते हैं जिसके ऊपर राज होता है, इंडिया वाज द कॉलोनी। और कॉलोनियल कौन होता है? जो राज कर रहा होता है, ब्रिटिशर्स। तो हम कॉलोनी थे और ब्रिटिशर कॉलोनियल थे, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कॉलोनियलिज्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप ये। colonial government was concerned more with the protection and promotion of their own economic interest। और जो भी अंग्रेज हमारे यहाँ पॉलिसी बनाते थे ना, वो कभी भी हम लोगों के भले के लिए नहीं बनाते थे कि इन इंडियंस का डेवलपमेंट कर दे, नहीं। उन्होंने हमेशा हर पॉलिसी किसके फेवर में बनाई? अपने फेवर में, कि ब्रिटेन तरक्की करे, ब्रिटिशर्स की तरक्की हो। इसी तरह से जो भी वो डेवलपमेंट भी अगर कुछ भी कर रहे थे ना हमारे देश में, तो ये देखते थे कि उनको क्या फायदा है इस चीज से। Their policies brought a fundamental change in the structure of Indian economy। अब उनकी पॉलिसीज की वजह से भारत का जो स्ट्रक्चर था इंडियन इकोनॉमी का, भारत की अर्थव्यवस्था का, वो बदलने जा रहा था। जैसे हम अब तक फूड क्रॉप्स उगाते थे, उन्होंने हमें कैश क्रॉप पे शिफ्ट किया। हमारा हैंडीक्राफ्ट उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के बाद जो लोग हैंडीक्राफ्ट वाली इंडस्ट्री में थे वो भी कहाँ शिफ्ट हो गए? एग्रीकल्चर पे। तो स्ट्रक्चर पूरा बदल रहे थे, मॉनेटरी सिस्टम पे हमें ट्रांसफर करने वाले थे वो। लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम होती है पूरे देश की कमाई, राष्ट्रीय आय, ठीक है। और पर कैपिटा इनकम होती है पर व्यक्ति आय, एवरेज। और पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ध्यान रखना। तो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ नेशन कैन बी जज, अगर एक देश की आर्थिक हालात समझने हैं, एक देश कहाँ स्टैंड करता है, तो उसकी नेशनल इनकम और उसकी पर कैपिटा इनकम से ही पता चल जाता है। हालांकि देखिए रियल में तो नहीं पता चलता कि अगर मान लो पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। अब देखो पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है, मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे मान लो 3 लोग हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है, ये व्यक्ति 50 रुपये, और ये व्यक्ति 5 रुपये या 10 रुपये। कितने हो गए? 160। पर जब आप 160 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 53.33 आई पर कैपिटा इनकम। अब क्या ये तीनों 53.33 कमा रहे हैं? नहीं कमा रहे हैं। तो पर कैपिटा इनकम से हमें ये नहीं पता चल सकता कि देश तरक्की कर रहा है, पर हम ये मानते हैं कि हाँ ये एक अच्छा इंडिकेटर है। अगर मान लो पर कैपिटा इनकम हाई है तो देश तरक्की कर रहा है, ठीक है। नेशनल इनकम जिस देश की हाई है वो भी तरक्की पे है। नो सिंसियर अटेम्प्ट, और किसी मतलब कोई ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट नहीं किया गया हमारे देश की नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम को मेजर करने के लिए। कुछ इंडिविजुअल्स ने किया भी है, जैसे दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बे, फिनले शिरास, VKRV राव एंड RC देसाई। अब इसमें जनरली पूछता कौन से है? 2। एक तो दादा भाई नारोजी वाला, ठीक है, 1868 में की थी इन्होंने, और 20 रुपए पर कैपिटा इनकम बताया था इन्होंने। एक व्यक्ति साल में इतने रुपए कमाता है, 20 रुपए। VKRV राव जी ने 1934 और 35 में की थी, ठीक है। और कई जगह पे 1948 भी मेंशन है, ठीक। पर आप ध्यान रख लेना, जो भी मतलब ऑप्शन हो, 1934 है तो उस पर टिक कर देना, और 48 है तो उस पर देख लेना। और इन्होंने बताई 225 रुपये, ठीक है। ये ईयर कई बुक में वेरिएशन में है, तो इसलिए आप इसको देख लेना। हालांकि मैंने दोनों लिख दिए हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बता देना आपकी बुक में कौन सा है। तो 1948 में नेशनल इनकम कमेटी भी बनी, और हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, नेशनल कर लीजिएगा इसको। और इसके चेयरमैन कौन थे? नेशनल इनकम कमेटी के चेयरमैन थे PC महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इस साल 2022 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ उसमें जो 6 नंबर का क्वेश्चन था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसमें 1 नंबर में पूछ रखा था कि सेकंड 5 ईयर प्लान के फादर कौन थे, तो PC महालनोबिस थे। और ये भी पूछ रखा था सेकंड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड, तो 1956 to 61, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इन पे ध्यान रखना इन चीजों का। अब लेट अस सी एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था जब अंग्रेज हमारे यहाँ पे थे।
India's economy under the British colonial rule was overwhelmingly rural and agriculture in character. तो जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे तो हमारे देश के अंदर मेनली क्या होता था, लोग, एक तो जो हमारी पॉपुलेशन थी वो रूरल एरिया में ज़्यादा रहती थी क्योंकि अर्बन एरियाज थे ही नहीं। और अधिकतर लोग किस पे, कहाँ पे, किस सेक्टर में लगे हुए थे, रोजगार के लिए प्राइमरी सेक्टर में। Nearly 85% of the country's population lived mostly in villages and derived livelihood। और 85%, अब ये डाटा ध्यान रखना, 85% हमारी जनसंख्या गांव के अंदर रहती थी। और गांव के लोगों का आप जानते हो मुख्य तौर पे रोजगार का जरिया क्या होता है, मेनली एग्रीकल्चर। पर इवन विद अ लार्ज प्रोपोर्शन, इतनी बड़ी संख्या में 85% लोग इन्वॉल्व हैं जिस सेक्टर में, पर वो सेक्टर इतना भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कि फूड, मतलब जितनी लोगों को फूड की जरूरत है उतना प्रोड्यूस कर सके। ठीक है ना, वीट या जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन था वो बहुत कम था, बहुत ही ज्यादा कम। और रॉ मटेरियल जनरली हमसे उगवाया जाता था ताकि उनकी इंडस्ट्रीज चलती रहें, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने अपने यहाँ पे ही किया था दुनिया में। अब हम उन कारणों के बारे में पढ़ते हैं क्यों हमारा एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट था। लेट अस सी मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। द स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज कॉज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तो दीज आर द रीजंस। द फर्स्ट वन इज लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर क्या था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर अंग्रेज जो होते थे वो लगान कलेक्ट करते थे। लगान क्या होता था, क्रॉप्स का कुछ शेयर, जो भी फसलें होंगी वो ब्रिटिशर्स को देना होता था। अब लगान कलेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी थी, जमींदार की। ठीक है, इसको लैंड सेटलमेंट सिस्टम को ना जमींदारी सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। अब देखो लगान वाले केस में क्या था, जमींदार को, ब्रिटिशर्स को जब लगान जमा करना होता था ना, वो तारीखें फिक्स होती थी कि इस तारीख को जमींदार जमा करने आएगा। अब जमींदार को जमा करना है, अदरवाइज उसके सारे राइट्स छीन लिए जाएंगे। अब जमींदार के ऊपर प्रेशर था तो वो क्या करता था, किसानों के हालात कैसे हैं उसे इस बात से मतलब नहीं था, उसे तो बस अपना लगान चाहिए था। क्यों, क्योंकि उसे अंग्रेजों को तय एक फिक्स डेट पे जमा करना होता था, इस वजह से। तो इससे भी बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था। ऑल द प्रॉफिट ऑकरिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर, से जो भी मुनाफा होता था जनरली वो जमींदार को चला जाता था, किस रूप में, लगान के रूप में। अच्छा, इसमें जमींदार भी क्या करते थे, मान लो लगान अगर 100 रुपए है तो 150 रुपए वसूल रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम थी। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ब्याज दर बहुत ज्यादा चार्ज करते थे। इवन 12th क्लास की हिस्ट्री में कहीं पे मेंशन भी है कि 100 रुपए का ब्याज 2000 रुपए तक लिया जाता था। मतलब अगर जो व्यक्ति 100 रुपए उधार लेने आ रहा है वो 2100 रुपए कैसे चुकाएगा, वो इतना ज्यादा ब्याज वसूला जाता था। द जमींदार एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट, इन दोनों ने कुछ नहीं किया एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए। इन दोनों का बस मेन मोटो ये था कि हमें लगान मिलता रहे इन इंडियन फार्मर से। अरे जब उसके एग्रीकल्चर को सुधारोगे तो वो तुम्हें लगान भी टाइम पे देगा और ज्यादा भी देगा। अब उसके एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए कुछ कर नहीं रहे और पर उससे लगान वसूलने पे लगे हुए हो, तो वो बेचारा कहाँ से लाएगा। दूसरा क्या किया उन्होंने, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति खुद के खाने के लिए फसलें ना उगाए और बेचने के लिए उगाए। जैसे हमें फूड क्रॉप से किस पे शिफ्ट किया उन्होंने, फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप्स। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। तो एक होता है देखो सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें किसान मतलब अपने लिए उगाता है, ठीक है, बेचने के लिए नहीं, उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस। एक होता है मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, जब किसान अपनी जरूरत का रखने के बाद जो बचता है उसको बाजार में बेच देता है, उसको बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। और एक होता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें अपने लिए नहीं उगाते, बेचने के लिए पूर्ण सारी फसल को। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट। ठीक है, बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाई जाएंगी, ना कि अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए। ये ध्यान रखना, मैंने आपको 3 बता दिए। सबसिस्टेंस अपने लिए उगाई जाती है, मार्केट सरप्लस अपने लिए उगाने के बाद, अपने लिए रखने के बाद जो बचा वो बाजार में, और कमर्शियल में पूरा सारा का सारा बाजार में बेचा जाता है। फार्मर वर इंड्यूस्ड बाय हायर प्राइस, किसानों को लालच दिया जाता था। फूड क्रॉप्स के रेट कम रखे थे अंग्रेजों ने। कैश क्रॉप मेनली वो होती हैं जो रॉ मटेरियल के रूप में यूज होती हैं, जैसे कॉटन, अनियन या पोटैटो, जो मतलब फैक्ट्रीज यूज करती हैं जनरली।
तो कैश क्रॉप उगवाते थे हमसे और उसका रेट बढ़िया देते थे, और फूड क्रॉप्स का रेट बहुत कम देते थे। अब जब कैश क्रॉप उगाएगा इंसान तो फूड क्रॉप तो उगाएगा नहीं, तो फिर कैश क्रॉप उगाओगे तो फुल फूड क्रॉप क्या करेगा इंसान, खरीद देगा। अब जब फूड क्रॉप खरीदेगा तो फिर उसके पास से पैसा जाएगा। अब देखो अंग्रेजों की यहाँ होशियारी समझने की वो है कि मान लो एक किसान ने फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये जनरेट करे, 100 रुपये में से लगान दे दिया फॉर एग्जाम्पल 1/10, 10 रुपये ये चले गए, बचे 90। अब 90 रुपये में से फूड क्रॉप भी वो आपसे ही खरीद रहा है कि उससे ब्रिटिशर से 20 रुपये मान लो यहाँ चले गए, बचे कितने 70 रुपये फूड क्रॉप में चले गए, ये लगान में 70 रुपये में से अब मान लो उसने ब्याज पे पैसा ले रखा है तो इंटरेस्ट रेट चला गया, मान लो 20 रुपये, बचे कितने 50 रुपये। अब इस 50 रुपये में क्यों, और हमारे देश में तो फैक्ट्री लगाई नहीं, तो हम सामान जो दूसरा होता था घर का नॉर्मल गुड्स होते थे वो किन से खरीदते थे, अंग्रेजों से। मान लो 20 रुपये वो चले गए अंग्रेजों के पास, नॉर्मल गुड्स भी तो उन्हीं का ही बिक रहा, हमारा तो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, बर्बाद कर दिया उसको, अपने सस्ता माल ला के बेचा यहाँ। 20 रुपये ये चले गए, बचे कितने 30 रुपये। अब इस 30 रुपये में उसने अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, अगली फसल भी करनी है, सब कुछ इस 30 रुपये में करना है। कमाए कितने 100 रुपये और छोड़े कितने उस किसान के हाथ में, सिर्फ 30 रुपये। ये थे वो अंग्रेज, इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन करते थे। ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप उगाने की वजह से फूड क्रॉप का प्रोडक्शन जाहिर सी बात है क्या होगा, घट जाएगा, जिसकी वजह से देश में भुखमरी आ गई जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे, और फेमाइन की वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु भी हुई। द सेकंड थिंग इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब देखो जमींदार या ब्रिटिशर्स ने HYV सीड, ग्रीन रेवोल्यूशन, इरिगेशन फैसिलिटीज या इन्वेस्टमेंट तो एग्रीकल्चर में की ही नहीं, ना पानी की कोई व्यवस्था कि जो हमारे किसान थे वो बारिश पे डिपेंड थे, रेन पे, हार्वेस्ट सोइंग के लिए। तो फिर जमीन से प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। तो वो चीज, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं थी, इरिगेशन नहीं थी, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर या जो घर में बना हुआ खाद होता था वो यूज किया जाता था, जिसकी वजह से खेतों की प्रोडक्टिविटी क्या थी, बहुत कम थी। द कल्टिवेटर हैड नाइदर द मीन्स और एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। अब जो खेत को बोने वाले लोग थे, ना तो उनके पास पैसा कि खेती में पैसा लगा ले, और ना मतलब कोई ब्रिटिशर्स उन्हें मोटिवेट कर रहे या इंसेंटिव दे रहे अच्छा कि भाई आप एग्रीकल्चर अच्छी करो, आपको पैसा ज़्यादा देंगे, क्योंकि लगान वसूल रहे थे वो तो। द जमींदार हैड नो रूट्स इन द विलेज वाइल द ब्रिटिश रूल स्पेंड वेरी लिटिल ऑन एग्रीकल्चर। जमींदार तो बिल्कुल ही नहीं खर्च करते थे, अंग्रेज तो फिर भी थोड़ा बहुत कर देते थे नाम मात्र का। एग्रीकल्चर टेक्निकल और मास है, और वो भी सिर्फ उन इसलिए करते थे जो रॉ मटेरियल उनको चाहिए था उस क्रॉप के लिए करते थे बस। फोर्थ पॉइंट, एग्रीकल्चर के संदर्भ में स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब वो हमारे किसान पे तो पैसा बचता ही नहीं था कि वो बेचारा कैसे खेती करेगा, खेती के लिए फंड्स कैसे अवेलेबल करेगा। इंडियाज एग्रीकल्चर वाज फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, टेरिसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज और अदर्स जो कन्फ्लिक्ट्स थे, जैसे टीनेंट्स का और लैंडलॉर्ड्स का कन्फ्लिक्ट, या ज़मींदार्स और टीनेंट्स का कन्फ्लिक्ट, या अंग्रेज नहीं मान रहे चीज़ों को, इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहे कि वो पैसा लगा दें। तभी तो एग्रीकल्चर सेक्टर को इंस्टीट्यूशनल सोर्स से, ये आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे रूरल डेवलपमेंट के अंदर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्रेडिट की। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिसीव्ड अ फर्दर। अब दूसरी हमारे सामने एक प्रॉब्लम हो रही, जो पार्टीशन हुआ, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान निकला हमारे देश में से, तो बहुत सारी फर्टाइल लैंड हमारी ईस्ट पाकिस्तान जो जूट वाला इलाका था वो, और वेस्ट पाकिस्तान के पास सारी जो ये हमारी अपना केशवनट, बादाम, ये वाली जो ज़मीन थी फर्टाइल, वो उधर चली गई। तो इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिसीव्ड अ फर्दर सेटबैक ड्यू टू द कंट्रीज पार्टीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। के वक्त भी हमें बहुत नुकसान पहुंचा। अ साइजेबल पोर्शन ऑफ अनडिवाइडेड कंट्रीज हाईली इरीगेटेड एंड फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान। और बहुत बढ़िया ज़मीन, फर्टाइल ज़मीन हमारी कहाँ चली गई,
पाकिस्तान, मतलब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के पास। ये था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जब वो यहाँ थे और जिस दिन छोड़ के गए वो। अब हम पढ़ते हैं हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। लेट अस सी। लाइक एग्रीकल्चर, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द ब्रिटिश रूल। जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे तो उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हमने इनका इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप कर दिया तो इन लोगों को तो रोजगार मिल जाएगा, और अगर इन्हें रोजगार मिल गया फिर ये हमारे कहने पे कहाँ चलेंगे, हमारा रूल कहाँ मानेंगे अगर इनके पास पैसे आ गए। तो उन्होंने हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाई ही नहीं। उन्होंने कहाँ इंडस्ट्री लगाई? अपने देश में। 1921 इंडस्ट्रियलाइजेशन, फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। तो जो भी करते थे सिर्फ अपने लिए करते थे, इतने ज़्यादा ग्रीडी लोग थे वो। द पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था? बहुत ही ज़्यादा पुअर था। और कैपिटल गुड इंडस्ट्री तो हमारे देश में थी ही नहीं, बड़ी फैक्ट्रीज वो उन्होंने कभी भी लगाने की यहाँ पे कोशिश नहीं करी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तो कुछ किया ही नहीं, साथ में हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था ना वो हैंडीक्राफ्ट वाला, उसको भी बर्बाद किया। कैसे किया? कि अपना माल लाते थे यहाँ पे और सस्ते रेट पे बेचते थे। अब जब उनका बिकेगा सस्ता होगा, जैसे चाइना कर रहा है डंपिंग हमारे इंडिया में आज के वक्त में, अपना माल भरता जा रहा है हमारे बाज़ारों में, वही सेम अंग्रेज़ों ने किया था उस वक्त। और तभी तो आज चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिशिएट है, बीओपी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा डेफिशिएट में चल रहा है। इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो डिवेल्युएट करके अपने माल को भेज रहा है यहाँ। सेम अंग्रेज़ों ने किया। और हमारे एक्सपोर्ट पे क्या किया? टैरिफ लगाया कि इनका माल महंगा हो जाएगा, बिकेगा ही नहीं दूसरे देश में, और जब बिकेगा नहीं तो फिर ये लोग अपनी फैक्ट्रीज बंद करेंगे हैंडीक्राफ्ट की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और जब बंद करेंगे तो फिर कहाँ शिफ्ट होंगे ये लोग? एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर में ये कौन सी क्रॉप्स उगाएंगे? कैश क्रॉप, जो उनकी फैक्ट्रियों को चाहिए। बेरोजगार भी होंगे ये। देखो कितने चालाक थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियाज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हमारे हैंडीक्राफ्ट को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय किया। किस लिए? दो मोटिव थे उनके। पहला तो उन्हें रॉ मटेरियल मिलता रहे, क्योंकि जो अगर हैंडीक्राफ्ट बंद हो गई तो लोग कहाँ शिफ्ट होंगे? एग्रीकल्चर पे, क्योंकि दूसरा सेक्टर तो वही है देश में। अब जब एग्रीकल्चर पे शिफ्ट होंगे तो फिर क्या करेंगे वो लोग? कैश क्रॉप्स उगाएंगे, रॉ मटेरियल उगाएंगे उनकी फैक्ट्री के लिए। चीप रेट्स टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटेन के अंदर उन्हें रॉ मटेरियल मिलता रहे। टू सेल फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियन मार्केट एट हायर प्राइस। और जो उनके प्राइस, जो उनके प्रोडक्ट्स, जब हमारा नहीं बनेगा, हमारे यहाँ माल नहीं बनेगा, शुरू में तो हमारे यहाँ सस्ता ला के बेचा, जब फिर हमारे यहाँ बनना बंद हो जाएगा फिर उसी माल को क्या कर देंगे? वो महंगा, और हम लोगों के पास चॉइस नहीं होगी क्योंकि अपने देश में तो बन ही नहीं रहा होगा फिर। और तीसरा उन्होंने क्या अपनाया? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इसमें मैंने आपको बता दिया, इंपोर्ट को उन्होंने क्या किया? टैक्स फ्री, ठीक है। और एक्सपोर्ट पे क्या करते थे? वो हैवी ड्यूटी लगाते थे ताकि प्रोडक्ट का प्राइस अप हो जाए, और जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, फॉरेन रिजर्व हमारे देश में आएंगे नहीं, और लोग के अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, एग्रीकल्चर के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी और कम होगी, और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में और बढ़ जाएगी। ये चाहते थे वो। अब वही चीज़ हैंडीक्राफ्ट के बंद होने से हुआ क्या? एक तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई और एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बर्डन इंक्रीज हो गया, और देश में इंपोर्ट बढ़ गया। किसका? फिनिश्ड गुड का। एक बात ध्यान रखना, जिस देश में इंपोर्ट ज़्यादा होता है ना, उस देश से विदेशी मुद्रा बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में बाहर जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हम कर नहीं रहे, विदेशी मुद्रा आ नहीं रही, जा रही है परदेश से, तभी तो। और वो किस जो ट्रेड सरप्लस होता था उसका उपयोग वो किस लिए करते थे? वॉर एक्सपेंसेस को फाइनेंस करने के लिए, या अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को फाइनेंस करने के लिए। इतने चालाक थे वो लोग। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। उन्होंने बड़ी फैक्ट्रियां हमारे देश के अंदर नहीं लगाई क्योंकि उन्हें पता था कि इन लोगों को रोजगार थोड़ी देना है, इनको तो एक्सप्लॉइट करना है, तो फैक्ट्री लगाने की यहाँ जरूरत ही नहीं है। फैक्ट्री तो ब्रिटेन में लगाएंगे, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, वो लोग तरक्की करेंगे।
कैपिटल गुड इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस, कैपिटल गुड इंडस्ट्री किसे बोलते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं या और ऐसी चीज़ें बनती हैं जो छोटी फैक्ट्रीज को चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वर हार्डली एनी कैपिटल, एक आधी होगी अगर होगी तो इंडस्ट्री, जैसे टिस्को थी, ठीक है, 1907 में बनी थी, तो वो कह सकते हो आप एक कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी। टू प्रमोट फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, और उन्होंने हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उन सीधा से बात है भाई, अगर इंडस्ट्री यहाँ लगेगी तो फिर ये देश तरक्की करेगा, और वो चाहते नहीं थे, तभी तो ये चीज़ें हैं। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, और इंडस्ट्रियल सेक्टर का देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या था, बहुत ही कम था। लेट अस सी द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी और ग्रॉस वैल्यू एडिड बहुत कम था, क्योंकि जब हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद कर दिया, कैपिटल गुड इंडस्ट्री यहाँ लगा नहीं रहे हो, तो सेकेंडरी सेक्टर का देश में कंट्रीब्यूशन क्या होगा, जाहिर सी बात है वो तो कम होगा। तो वो था लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, और गिनी चुनी सरकारी कंपनियां लगाई, रेलवे जैसे, और रेलवे भी अपने लिए 1850 में अपने माल को इधर से उधर ले जाने में, या अपने आर्मी को इधर से उधर कैरी करने में। पावर जनरेशन उन्हें चाहिए था। कम्युनिकेशन, पोर्ट्स किस लिए बनाए, बंदरगाह एक्सपोर्ट करने के लिए। कम्युनिकेशन में पोस्ट ऑफिस चलाया, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ क्यों चलाया, उनको फ़ायदा पहुँचे, वो कम्युनिकेट कर सकें, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने में आसानी रहे, ठीक है। अब विदेशी व्यापार कैसा था हमारा, जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे, तो हम ध्यान रखना, कच्चे माल के मतलब रॉ मटेरियल के तो एक्सपोर्टर थे, और तैयार माल के इंपोर्टर थे। तो अगर आपसे कोई पूछे इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था, तो हम एक्सपोर्टर किसके थे, प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब रॉ मटेरियल के, और इंपोर्टर किसके थे, फिनिश्ड गुड के। और जो भी देश इस वाली आइडियोलॉजी पे चल रहा होता है, उसे चलाया जाता है एक्सपोर्टर प्राइमरी प्रोडक्ट का, इंपोर्टर फिनिश्ड गुड का, वो देश बहुत ही जल्दी क्या होता है, दिवालिया होने वाला होता है, जैसे इन दिनों पाकिस्तान के हालात हैं। तो एक देश का एक्सपोर्ट फिनिश्ड गुड का ज़्यादा होना चाहिए और इंपोर्ट फिनिश्ड गुड का कम होना चाहिए, तभी वो देश तरक्की करता है। लेट अस सी द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी अडॉप्टेड, रिस्ट्रिक्टिव मतलब हमारे माल पे टैरिफ लगाते थे, बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, इससे हमारे विदेशी व्यापार पे बहुत फर्क पड़ा। इंडिया एक्सपोर्टर बन गया प्राइमरी प्रोडक्ट का, और इंपोर्टर बन गया फिनिश्ड गुड का, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट था हमारी कंट्री के ग्रोथ के लिए उस टाइम। ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन्ड, और उन्होंने मोनोपोली बना के रखी पूरे बाजार पे हमारे देश में, एक्सपोर्ट पे भी और इंपोर्ट पे भी। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे उस टाइम हम 50% व्यापार किस देश के साथ करते थे, तो ध्यान रखना ब्रिटेन के साथ। और अगर पूछे आपसे अंग्रेजों के जाने के बाद मतलब 1948 से या 90 तक हमने किससे सबसे ज़्यादा व्यापार किया, यूएस से। तो अगर आपसे पूछ रहा है आज़ादी से पहले, तो ब्रिटेन, और आज़ादी के बाद यूएस से। अब देखो और क्या होशियारी की उन्होंने, सुइज कैनाल बनाई 1869, ईयर ध्यान रखना इसका पूछता है, 1869 में सुइज कैनाल। अब इससे उन्हें क्या फ़ायदा था, मान लो जो माल कल तक पूरा अफ्रीका घूम के ब्रिटेन जाता था, डायरेक्ट जाएगा ब्रिटेन इस रास्ते से, तो ये जो इतनी लागत आती थी उनकी वो क्या हो जाएगी, कम। और कितने माइल्स कम हो गई थी, लगभग 7200 माइल का रास्ता था पहले, 12300 का पड़ता था, जिसकी वजह से 5100 माइल, अब उन्हें एक माइल 1600 मीटर का होता है, ध्यान रखना। तो अब इतने 1000 किलोमीटर उन्हें कम जाना है, ये कॉस्ट भी बचेगी। अब इतना टाइम लगता था वो टाइम भी बचेगा, वो मुनाफा भी होगा। और यहाँ पे जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सोमालिया या ये जो देश थे जहाँ पे खतरा था उसका, समुद्री जो लुटेरे होते हैं उस चीज़ का, वो भी कम हो गया क्योंकि डायरेक्ट रूट। तो सुइज कैनाल बनाई ताकि लागत कम आए और मुनाफा बढ़े। देखो कितने चालाक थे। द सुइज कैनाल सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट ऑफ द शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन किन दो देशों के बीच में, इंडिया और ब्रिटेन के, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रेजेंट में इसमें इशू भी है, इजिप्ट भी क्लेम करता है, और देश जो इसके आसपास यहाँ पे है ना, ये देश,
ये सब क्लेम करते हैं कि ये हमारी है इस तरह से। पर आप ध्यान रखना, सुएज कैनाल 1869 और 12,300 माइल के सफ़र को 7,000 कितने में कर दिया था, 200 माइल में। 5100 माइल कम ट्रैवल करना था ब्रिटिशर्स को, तो ये फ़ायदा था उनके लिए। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश को लूटा। देखो हम एक्सपोर्ट कर नहीं रहे तो विदेशी मुद्रा तो देश में आएगी नहीं, और इंपोर्ट करते जा रहे हैं तो देश से विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी, देश की जो करेंसी की वैल्यू है वो भी डाउन होगी, और साथ में हमारे विदेशी मुद्रा भंडार भी घटेंगे, और जिससे हमारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर बढ़ेगी, ब्रिटिशर्स। और 1950 से 90 तक भी यही हुआ, वो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे कि $7 बिलियन का कर्जा 1950 से 90। जब हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे ना तब और अच्छे से समझ आएगा। तो टू मेक पेमेंट और वॉर एक्सपेंसेस को फाइनेंस करते थे इस पैसे से, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसेज थे उनको चलाते थे इस पैसे का उपयोग करके, मतलब पैसा हमारा और हमारे खिलाफ यूज करते थे। नाउ लेट अस सी डेमोग्राफिक। अब डेमोग्राफिक का मतलब हमारी पॉपुलेशन कैसी थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। अब पहली जनगणना याद रखना 1881 में हुई, और किसने की, लॉर्ड मियो, ये ध्यान रखना। और जो सेंसस होता है, जनगणना होती है, वो हर 10 साल में होती है, ये भी ध्यान रखना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इस बार कौन से नंबर की होगी, ठीक है। अब द ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड, इसको क्यों ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड कहते हैं। देखो भारत की ना 3 स्टेज रही हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। पहली स्टेज 1920 तक रही, जिसके अंदर क्या था, हाई बर्थ रेट, ठीक है, बच्चे पैदा ज्यादा हो रहे थे, हाई डेथ रेट, मर भी ज्यादा रहे थे, क्योंकि पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं ना हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। दूसरी स्टेज 1921 से 1950, जिसको हम बोलते हैं द ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड, क्योंकि हम यहाँ सेकंड स्टेज में एंटर कर गए थे, ये फर्स्ट स्टेज थी। अब इसमें क्या था सेकंड स्टेज में, लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट, मतलब पॉपुलेशन कांस्टेंट थी, बर्थ रेट भी कम था, डेथ रेट भी। और 1951 से टिल डेट आज तक हमारी थर्ड स्टेज चल रही है, जिसके अंदर हाई बर्थ रेट है और लो डेथ रेट है, पैदा ज़्यादा हो रहे हैं और मृत्यु दर कम है, तभी तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। तो 3 स्टेज ध्यान रखना, पहली स्टेज 1920 तक हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। दूसरी स्टेज 1921 से 1950, इसे ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड भी कहा जाता है, लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट। 1951 से टिल डेट तीसरी स्टेज, हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। 1921 को ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड क्यों कहा जाता है, पता लग गया ना, क्योंकि सेकंड स्टेज में एंटर किए थे हम। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या था हमारा, बर्थ रेट हाई था और डेथ रेट भी हाई था, पैदा होने की दर भी ज़्यादा थी और मृत्यु की दर भी। क्यों, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ बिल्कुल पुअर थी, उन्होंने यहाँ पे अच्छा हेल्थ सिस्टम डेवलप, साउंड हेल्थ सिस्टम डेवलप नहीं किया। और लिटरेसी रेट क्या था हमारा, बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम, पूरे देश में 16% था लिटरेसी रेट, और 84% लोग अनपढ़ थे देश में, बताओ उस टाइम। आज तो चलो 77.7 है देश का लिटरेसी रेट, उस टाइम देश में अनपढ़ 84% थे, और महिलाएं सिर्फ 7% पढ़ी लिखी थी, बाकी 93% फीमेल इलिटरेट थी उस टाइम। तो लिटरेसी रेट समझ आ गया, बहुत कम था, क्योंकि स्कूल खोलने की जरूरत क्या थी, उन्हें पता था कि इनको पढ़ाकर करना क्या है उनका, क्योंकि जितना उनको चाहिए था उतना वो पढ़ा देते थे, जितना उनके ऑफिसेज में हम लोग काम कर सके, तो इसलिए उन्होंने स्कूल यूनिवर्सिटीज़ भी डेवलप नहीं करी हमारे यहाँ। और हेल्थ फैसिलिटीज़ तो बहुत ही ज़्यादा पुअर थी, आप यकीन नहीं करोगे, जो कस्बों में ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं ना, छोटे छोटे से मतलब अस्पताल टाइप जो गवर्नमेंट के होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बोलते हैं जिसे। 1950 में जब हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन बना पहली बार, तो जब 47 की बात कर लो, चलो जब देश छोड़ के गए, एक भी नहीं था पूरे देश में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। देखो कितना पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था उस टाइम हमारे देश का।
और आज भी बहुत ज़रूरत है पैसा इन्वेस्ट करने की, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप देखो कितना ज़्यादा मतलब रश है या पेशेंट की संख्या ज़्यादा है, ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं हो पा रहा है। हालांकि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है पर और ज़रूरत है। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ वर आइदर अनअवेलेबल थी नहीं, ठीक है, और अगर कहीं पे थी भी तो एडिक्वेट नहीं थी, और इलाज पुराने तरीकों से होता था, देसी दवाइयों से, आप जानते हो, मतलब मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बहुत हाई था। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या, अगर वो आपसे पूछे ना डेमोग्राफी, तो आप ये सब लिखोगे, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, एक्सट्रीम लो लिटरेसी, पुअर हेल्थ फैसिलिटी। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है, जो बच्चे पैदा हुए उनमें से कितनों की मृत्यु हो जाएगी 1 साल का होने से पहले, और ये डाटा 1000 पे निकलता है। तो जिस दिन ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए ना, 218 पर 1000, मतलब 1000 बच्चे पैदा हुए तो 1 साल से होने का पहले से 218 की मृत्यु हो जाती थी। इतना पुअर हेल्थ स्ट्रक्चर था। और पोलियो वोलियो ये सब दवाइयाँ तो लगाते नहीं थे वो। और 2017 में 33 था, 2022 में 27, 1000 में से 27 बच्चों की मृत्यु अब भी हो जाती है ऑन एन एवरेज। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट अब ये है हमारे देश का। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, एक व्यक्ति पैदा हुआ है वो ऑन एन एवरेज कितने साल जिएगा, इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। 32 साल था बस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब आप कहोगे कि पहले के लोग तो 100 साल, वो रेयर केस में, पर अगर कोई बीमार हुआ या जो वर्कफोर्स में इन्वॉल्व था, वो 32 साल बस, हमारा इतना साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था। आज 69 है, और फीमेल का शायद 70 समथिंग है, एक बार आप चेक कर लेना, 69.9 है शायद ये आज। वाइड स्प्रेड पोवर्टी पूरे देश में थी, क्योंकि कुछ छोड़ा ही नहीं जब उन्होंने यहाँ। देयर वॉज नो रिलायबल डाटा, कितने परसेंट पोवर्टी थी ये तो पता ही नहीं, ठीक है, पर पोवर्टी बहुत बड़ी संख्या में थी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वर्क फोर्स किस किस सेक्टर में लगी हुई है, प्राइमरी में कितने हैं, सेकेंडरी में कितने हैं, टर्शरी में कितने हैं। अच्छा, इसे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चरल कंपोजिशन भी कहते हैं, ये नाम भी आप ध्यान रखना, नोट्स में लिख लेना। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, तीनों में किस किस सेक्टर में लगे हुए हैं, ठीक है, ऑफ द इकोनॉमी। सो ऑल द प्रोडक्शन यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी आर ग्रुप्ड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में देश की वर्कफोर्स कहाँ कितनी कितनी इन्वॉल्व है, उसको क्या बोलते हैं, उस देश का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो आप जानते हो हमारे यहाँ किसकी डोमिनेंसी थी, प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर की। द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स, 70 to 75%, ध्यान रखना, एग्रीकल्चर पे थी। मैन्युफैक्चरिंग पे 10% और सर्विस सेक्टर पे 15 से 20% के आसपास थी, ठीक है, ध्यान रखना ये डाटा। रीजनल वेरिएशन, अब ये क्या होता है, अच्छा ये भी एक समस्या है रीजनल वेरिएशन। मान लो ये एक राज्य है, फॉर एग्जांपल गोवा, सबसे हाई पर कैपिटा इनकम है इंडिया की, और ये एक पुअरिटी में सबसे ऊपर जो राज्य है ओडिशा वो है। ये है रीजनल वेरिएशन, एक रीजन के लोग अमीर हैं, एक के पुअर हैं, तो सरकार क्या करती है, यहाँ से टैक्स कलेक्ट करके इस रीजन पे खर्च करती है ताकि इक्विटी आ सके, मतलब हार्मोनाइज डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, इसको बोलते हैं रीजनल वेरिएशन। एक कहीं पे लोग अमीर है, कहीं पे गरीब है, या कहीं पे व्यवस्था अलग है, कहीं पे फसलें अलग है, क्लाइमेट अलग है, रीजनल वेरिएशन। इन सम रीजन देयर इज मोर डिपेंडेंसी, किसी इलाके में लोग खेती पे ज़्यादा डिपेंड होंगे, जैसे ओडिशा, पंजाब, ईटीसी, और किसी इलाके में कम होंगे डिपेंड, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला। तो हर राज्य में अलग अलग हिसाब है, रीजनल वेरिएशन क्या है, अलग अलग है हर स्टेट का। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत पुअर था। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड की बात कर लें तो रोड उन लोगों ने वहाँ बनवाए जहाँ से उनका सामान आना जाना था, मिलिट्री को आना जाना था या उनको काम था। द ब्रिटिश रूलर्स कुड नॉट अकम्पलिश मच ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, उन्होंने ज़्यादा नहीं बनाए हमारे देश में। द रोड दैट वर बिल्ट, और जो भी बनाए ना वो भी उनकी आर्मी या उनके रॉ मटेरियल को आने जाने के लिए बनाए, हम इंडियंस के लिए, इंडियंस के डेवलपमेंट के लिए नहीं उन्होंने बनाई थी सड़कें। रेलवे की बात कर लें, रेलवे 1850 ध्यान रखना, और फर्स्ट ब्रिज 1853, दोनों ध्यान रखना ईयर।
द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज टू इंट्रोड्यूस रेलवे। शुरुआत कर दी थी, चलो अच्छा है, हमने आज उसे इतना डेवलप कर लिया, ठीक है। द रेलवे इफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दो तरीकों से प्रभाव पड़ता हमारे देश पे। एक तो अब लंबा जो डिस्टेंस था वो आसानी से मतलब कवर अप किया जा सकता था, और दूसरा बड़ी संख्या में लोगों को इधर से उधर ले जाया जा सकता था, बड़ी संख्या में हैवी एंड बल्कि गुड्स को भी इधर से उधर ले जाया जा सकता था, जिससे कमर्शियलाइजेशन इंडियन एग्रीकल्चर का और बढ़ा। अब वो और बड़ी संख्या में रॉ मटेरियल को ट्रेन के जरिए इधर से उधर ले जाते थे, पोर्ट्स तक, बंदरगाहों तक, फिर वहां से जहाज में लोड होके सुएज कैनाल से वो जो सब माल होता था वो कहाँ जाता था? ब्रिटेन। एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट तो आप जानते ही हो, कुछ नहीं किया उन्होंने एविएशन सेक्टर के लिए हमारे, और वाटर ट्रांसपोर्ट में पोर्ट्स बनाए क्योंकि उन्हें माल ले जाना था जहाज के जरिए। आज भी इंडिया मोर देन अपना 90% जो एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है वो पोर्ट्स के ही जरिए करता है, ये ध्यान रखना। कांदला पोर्ट है, मुर्मुगांव है, तूतीकोरन है, या बहुत सारे पोर्ट्स हैं इंडिया में, ठीक है। कोची पोर्ट है, चेन्नई, विशाखापट्टनम। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आप जानते हो कुछ ज़्यादा नहीं किया उन्होंने, पोस्ट ऑफिस शुरू किया था, पोस्टल सर्विसेज। लॉर्ड डलहौजी, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। पोस्टल सर्विसेज शुरू करी, वो भी अपने फायदे के लिए, ताकि पूरे देश में एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन वो कर सकें। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देख लें, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हुई, हमें कैश क्रॉप उगाना सिखाया। ट्रांसपोर्टेशन, रोड और रेलवे जो भी थोड़े बहुत बनाए थे, शुरुआत कर गए, आज़ादी के बाद हमने उसको और आगे बढ़ाया। चेक ऑन फेमाइंस। भुखमरी पे वो कैसे चेक करते थे, मतलब कि अगर कहीं पे भुखमरी आ रही है तो वहाँ पे रसद, मतलब कि फूड क्रॉप, जो फूड होता था वो आसानी से पहुँचा देते थे, तो वो चीज़ भी उन्होंने ही शुरुआत करी। मॉनेटरी इकोनॉमी, पहले बार्टर व्यवस्था थी तो हमें मॉनेटरी इकोनॉमी पे उन्होंने शिफ्ट किया, जो कि अच्छी चीज़ थी। और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप किए, पोस्ट सेटअप की, सिविल सर्वेंट्स की, वो सब चीज़ें, और वो आज भी चल रही हैं देश में एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था। उन्हीं की कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो उन्हीं के वक्त की मतलब डेवलप्ड की गई हैं। जिस दिन देश को छोड़ के गए, फाइनली हम चैप्टर के अंत पे हैं, उस दिन हम कैसे थे? कॉलोनियल। हम पे 200 साल तक राज हुआ। 1600 सन से देखोगे तो फिर 347 साल बैठेंगे, पर 1757 से देख रहे हैं। इन इंडिया कॉलोनलाइजेशन, एक्सप्लॉयटेशन बहुत किया उन लोगों ने हमारा। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, मतलब कि मेहनत कोई खाते कोई थे, तो जिस दिन छोड़ के गए हमारे यहाँ ज़मींदारा सिस्टम छोड़ के गए, ठीक है, जिसमें टीनेट्स मेहनत करते थे और ज़मींदार लगान कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब वसूलना। अच्छा, वो उसका याद रखना, लैंड सेटलमेंट सिस्टम का ईयर देख लेना एक बार, 1793 है, ठीक है, वो भी एक बार ध्यान रख लेना। बुक में वैसे मेंशन है, संदीप गर्ग वाली बुक में, वो ज़रूर देख लेना एक बार। परमानेंट जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम ज़मींदारा इंट्रोड्यूस किया था ना, वो देख लेना। मैं इसमें देखता हूँ मैंने लिखा है क्या। यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर 1793 होना चाहिए, एक बार आप भी चेक कर लेना, ठीक है। और अगर 1793 है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ये चैप्टर 2 है, बहुत ही जल्द अवेलेबल होगा। फ्यूडल सिस्टम और कैपिटलिस्ट व्यवस्था शुरू करी, ठीक है, पर हमारे डेवलपमेंट के लिए नहीं कहे थे, पर करके गए, हम मानते हैं, ठीक है भाई, हमने उसके बाद उसको आगे बढ़ाया। स्टैग्नेंट इकोनॉमी। अब ये दो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देश तरक्की कर रहा था 2% से कम से, और पर कैपिटा इनकम देश की ग्रो कर रही थी 0.5% से। देश स्थिर था, मतलब कुछ ज़्यादा तरक्की देश ने नहीं करी। आज तो हमारा जीडीपी 7% से भी ग्रो किया, 9% तक भी गया। इंडियन इकोनॉमी वाज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी एज अ कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th century वाज लेस देन 2%, एंड ग्रोथ इन द पर कैपिटा आउटपुट वाज 0.5%। बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी, जिस दिन देश छोड़ के गए हमारा देश कैसा था? उस दिन बैकवर्ड था, कुछ तरक्की नहीं करी। खेती पुराने तरीकों से हो रही है, घर में लोग पुराने तरीकों से अब लाइफ जी रहे हैं, ना कोई लाइट है, कुछ भी नहीं, रोड भी गिनी चुनी जगह बनाए, बैकवर्ड था। आज तो बहुत डेवलप है हमारा देश। इंडियन इकोनॉमी वाज बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड। बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे खेती, एग्रीकल्चर इसलिए डेवलप हो पाया क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम थी और ट्रेडिशनल तरीक़ों से खेती होती थी, मॉडर्न तरीके आए नहीं। OMS स्वामीनाथन जी का 1966-67 में हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आया, पर वो तो कुछ नहीं करके गए। डिप्लीटेड इकोनॉमी या डेप्रिशिएटेड, 200 साल हमारे देश को यूज किया, रिसोर्सिस का एक्सप्लॉयटेशन किया और छोड़ के चल दिए, डेप्रिशिएशन।
लग गया ना, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। इट रेफर्स टू एन इकोनॉमी वेयर नो अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड, कुछ नहीं किया फिजिकल एसेट को, बस एक्सप्लॉइट किया। एम्प्यूटेड इकोनॉमी, जाते जाते हमें किस पे बांट के चले गए, रिलीजियन ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट, भाषा के आधार पे कल्चर के आधार पे बांट के चले गए, डिस्क्रिमिनेशन किया। एम्प्यूटेड इकोनॉमी, और ये तो हमारे देश में चलता भी रहा डिस्क्रिमिनेशन। फिर जब वो संविधान लागू हुआ उसमें आर्टिकल 17 था एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 14 या आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस कास्ट जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, या और जो प्रोविजन है आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये सब चीज़ें डाली गई संविधान में जिसके तहत आज हम सब एक इक्वल वे में रह रहे हैं, पर उस टाइम एम्प्यूटेड करके गए थे, बांट के गए थे। तो उम्मीद है गाइस आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। आप इन नोट्स को सुनने के बाद, समझने के बाद अपनी बुक से कोरिलेट करके खुद लिखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही बढ़िया मार्क्स आप स्कोर करेंगे बोर्ड एग्जाम में, ऐसी हमें उम्मीद है। और देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी पॉइंट से आपकी कोई भावना हर्ट हुई है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मेरी कोई इंटेंशन नहीं है आपकी किसी भावना को हर्ट करने की। चीज़ें लिखी हैं, मैं भी एक लर्नर हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो आप एज अ लर्नर ही इनटेक कीजिएगा। आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, इस देश को अच्छा बनाइए, समाज को अच्छा बनाइए, इस सोसाइटी की ग्रोथ के लिए अपना योगदान दीजिए इस समाज में, और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।